अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 2D को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2D जो है वो बेस करती है आपके जो सब टॉपिक था आपका परसेंटेज चेंज एंड रिवर्स परसेंटेज। अब परसेंटेज चेंज और रिवर्स परसेंटेज का जो रिलेशनशिप है रेट के साथ, या जो रेशो का टॉपिक था जो नंबर 2 जिसका जो आपका टाइटल मैंने बताया फर्स्ट जो पार्ट 1 की वीडियो है 2D की, उसके साथ जितना भी रिलेशन है या रेट के बारे में पता होना क्यों ज़रूरी है, या कैसे हम जैसे भी क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हाउस कॉस्ट 36% मोर टुडे देन व्हेन इट वाज बिल्ड। तो यहाँ आपको समझ आ रही है कुछ ना कुछ वो कॉस्ट और रेट वो सारी बातें हो रही हैं। सो दैट्स वाई मैंने वो जो पार्ट 1 की वीडियोस में काफ़ी डिटेल में एक कॉन्सेप्ट शुरू में क्लियर कर दिया था कि रेट और रेशो कैसे रिलेट करते हैं परसेंटेज के साथ। और फिर परसेंटेज की जो जो दो खास बातें हैं कि परसेंटेज को चेंज करने में या परसेंटेज में चेंज करना, मतलब नंबर को परसेंटेज बनाना या परसेंटेज से उसमें कोई चीज़ कन्वर्ट करना, तो दो बड़ी डिफरेंट बातें। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर आगे आप मूव कर सकते हैं। बड़ा इजी है आपको क्वेश्चन को समझना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातें यहाँ मैटर करती हैं, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें ताकि आपको वो बात समझ आ सके। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या लिखा हुआ है, अ हाउस कॉस्ट 36% मोर टुडे देन व्हेन इट वाज बिल्ड। बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा होता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसीलिए कहते हैं कि वर्ल्ड प्रॉब्लम जो होती हैं वो रियल लाइफ की एग्जांपल्स होती हैं, उसकी एप्लीकेशन होती हैं। कि एक हाउस जो आज से एक घर जो बना था, आप जब उस बनने से लेके अब तक उसकी कॉस्ट में 36% इंक्रीज आ चुका है। और प्रॉपर्टी ऐसे ही इंक्रीज करती है, यू नो दैट वेरी वेल। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस टुडे इज़ $3,33,200, मतलब अगर आज उसकी प्राइस ये है, फाइंड इट्स कॉस्ट व्हेन इट वाज बिल्ट। अब यहाँ पे आपको वो रेट वाला कॉन्सेप्ट, वो सारी बात यहाँ पे याद रखनी है। मुझे बताएं, जब वो घर बनाया गया होगा, जब उसकी वो प्राइस होगी तो वो कितने परसेंट होगी? 100%। बिल्कुल, क्योंकि वो जितनी भी हो, चाहे वो 1 लाख थी, 2 लाख जितना मर्जी थी, लेकिन वो उसकी 100% प्राइस थी उस वक्त की। अब उसमें 36% का इंक्रीज आ रहा है, तो दैट मीन अब उसमें कुछ परसेंट इंक्रीज होगी या उसकी अमाउंट। तो वो जो फाइनल परसेंटेज, जिसकी मैं अक्सर बात किया करता हूँ F.P शॉर्ट फॉर्म में, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो है, कि फाइनल परसेंटेज आपकी कितनी बन जाएगी? 136%। यानी जब वो घर बनाया गया उसकी परसेंटेज थी 100, अब जब इंक्रीज हुआ तो इसे कहते हैं फाइनल परसेंटेज। ये कॉन्सेप्ट की वीडियो से आप समझ चुके होंगे। अब हम जब मैं बताया, हमें ये जा रहा है कि अब ज़रा क्वेश्चन को देख लें कैसे। मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट रेट का यूज़ हो रहा है परसेंटेज चेंज में, कि 136% ऑफ दी कॉस्ट, वो जो ओरिजिनल कॉस्ट है आपकी, ओरिजिनल कॉस्ट जो शुरू में घर की प्राइस थी, उसका जो 136 बनता है, वो हमें क्वेश्चन ने बता दिया कि $3,33,200 है। लेकिन हमें तो उसका अब रेट का फॉर्म क्या है कि क्यों ना मैं इसकी पहले 1% निकाल लूँ। यहाँ यही बातें लिखनी है आपने, मैं इसलिए इसको रिपीट नहीं लिख रहा कि 1% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है कि ये जो $3,33,200 की जो प्राइस है, इसको डिवाइड कर लें किससे? 136 से, या प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करते आए। लेकिन क्या मुझे 1% चाहिए था? नहीं, मुझे तो उसकी अब की 100%, फाइंड इट कॉस्ट व्हेन इट वाज बिल्ड, वो मैंने क्या बताया था, उसकी जो 100% कॉस्ट जो शुरू में थी वो चाहिए मुझे। तो मैं क्या लिखूंगा? 100% ऑफ द कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, कि वो जब शुरू में जो बनाया गया था उसकी ओरिजिनल 100% कॉस्ट कितनी आई थी, वो कैसे फाइंड होगा? जो आपने अभी फ्रैक्शन बनाई है 3,33,200 डिवाइड बाय 136, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करने से कटिंग हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। जब कटिंग करेंगे आप इसकी, आई थिंक 2 से कर लें, ज़्यादा सिंपल है, या आप 4 से भी कर सकते हैं, 4 का टेबल जाता है। 4 2s are 8, 4 2s are 8 और 2 कैरी 20 बना, 4 5s are 20। यहाँ पे क्या करेंगे? 4 3s are 12, 1 कैरी गया 16, 4 4s are 16। ठीक है, 34/25। अब यहाँ कटिंग, आप इसकी भी कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे कटिंग 4 से तो नहीं होगी, 2 से कटिंग हो सकती है। आप वो कटिंग कर लें, फिर देखें आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर क्या होता है। ओके, अब कटिंग अगर मैं इसकी करूँ तो 2 1s are 2, 1 कैरी गया 2 7s are 14। यहाँ पे 2 से कटिंग करें, 2 1s are 2, 1 कैरी बना 13, 2 6s are 12, 1 कैरी गया 13, 2 6s are 12, 1 कैरी गया 2 6s are 12, आगे 2 जीरोज़ हैं वो एज इट इज़ लग जाएंगे। तो ये आ गया 1,666,000 और 17 मल्टीप्लाई 25। जब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा तो मेरे पास आंसर ये बनता है कि मैं इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या पहले इसको 17 से डिवाइड कर लूं, जो आंसर आया उसको 25 से डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं। तो ज़रा यहाँ पे कहीं रफ वर्क में लिख लेते हैं, उसको डिवीजन करते हैं कि आपके पास डिवीजन क्या आती है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1,666,666 है और 2 जीरोज़ हैं, और इसकी मैंने डिवीजन करनी है किससे? 17 से, और चेक करना है आंसर क्या आएगा। अब
17 का टेबल 16 पे तो जाता नहीं है, तो 17 कितने ज़ार 166 होगा, 17 10 ज़ार तो 170, तो 17 9 ज़ार ज़रा चेक करना कितना आता है, 17 9 ज़ार 9 7 ज़ार 63, 3 आया 6 कैरी, 9 1 ज़ार 9 और 6 कितना होता है 153। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 17 9 ज़ार और कितना आएगा 153। अब मुझे बताएं 6 में 3 जाए तो 3 बचता है, 6 में से 5 जाए तो 1 आता है, ये 136 नीचे उतार लें। 17 का टेबल 6 पे मुझे बताएं 7 और 6 का रिलेशन, मतलब 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि उसके एंड पे 6 आए, 7 8 ज़ार 56। अब ज़रा देखना मैं 17 को यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से मैं अक्सर बताया करता हूँ कि ये आपको आनी चाहिए कि कैसे किस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें। यहाँ 7 था, यहाँ 8, इसने मुझे हिंट दी कि मैं 17 को अगर 8 से करूँ, 8 7 ज़ार 56, देखें 6 आ गया ना, अब आगे भी आ जाएगा, 8 1 ज़ार 8, 8 और 5 13, तो एग्जैक्ट आपका आंसर आ गया। तो 17 8 ज़ार 136 और ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ लाने की बजाय आप कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो दैट मीन्स आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 9800। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 25 से, मतलब इसको डिवीजन करने से आपका ये आंसर आया था और 25 आगे आपका लिखा हुआ है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब बताएं 9800 मल्टीप्लाई बाय 25, ये भी रफ वर्क आप यूज़ कर चुके हैं, इसे रेस कर लें, ये भी आपने रफ वर्क कर लिया, इसे रेस कर लें, यहाँ से एक ज़ीरो जो है वो ख़त्म हुआ था वो वापस लिख लें। अब देखें 9800 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 ज़ीरो ज़ार 0, 5 ज़ीरो ज़ार 0, 5 8 ज़ार 40, 0 आया 4 कैरी, 5 9 ज़ार 45, 45 और 4 कितना होता है 49, 0 क्रॉस लगा, 2 ज़ीरो ज़ार 0, 2 ज़ीरो ज़ार 0, 2 8 ज़ार 16, 6 आया 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18 और 1 19। जब इसको ऐड करेंगे तो 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 0 9 और 6 कितना होता है 15, 5 आया 1 कैरी, 9 और 1 10 और 4 14, 4 आया 1 कैरी, ये 2। तो दैट मीन इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना डॉलर की फॉर्म चल रही है, तो डॉलर का सिंबल डाल के 2,45,000 ये आपके पास प्राइस है जो आपकी उस कॉस्ट उस हाउस की शुरू में थी। तो दोबारा अगर आप क्वेश्चन को देख लें, कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ पे लॉन्ग में आके आपको थोड़ा सा वो इशू करेंगी कि आपको ख्याल रखना है नंबर्स का किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अदर देन दैट बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि घर जो पहले बनाया गया था आज उसकी प्राइस में 36% इंक्रीज़ आ चुका है, तो बताएं उसकी ओरिजिनल प्राइस शुरू में क्या थी। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 2D के जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन है उसमें बहुत बार कर चुके हैं और कॉन्सेप्ट की वीडियो भी आपने देखी हुई है, दैट मीन्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ़ 10% इज डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल $58.50 रिमेन्स टू बी पेड, मतलब किसी का कोई बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, कोई भी बिल हो सकता है, उसमें 10% डिडक्ट करवा लिया उसने, मतलब बता के किसी को किसी तरीके से उसने वो डिडक्ट करवाया, लेकिन फिर भी डिडक्शन के बाद भी 58.50 रिमेन्स टू बी पेड, मतलब इतना भी उसको पे करना है। हाउ मच इज़ द ओरिजिनल बिल, बताएं ओरिजिनल बिल कितना था। तो मुझे पहले तो ये बताएं जब किसी का बिल आएगा, जब वो बिल किसी के पास भी आएगा तो वो कितना बिल होगा उसका 100%, जो उसने कोई भी चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, चाहे गैस है, चाहे आपका टेलीफोन का बिल है, जितना उसने यूज़ किया होगा उसका बिल आ जाएगा 100%। अब उसने डिडक्ट करवाया, मतलब किसी से बोल के या कुछ भी करके उसने 10% डिडक्ट करवा लिया अपना किसी कंपनी को बता के। अब उसकी फाइनल परसेंटेज क्या है 90, यानी अब मुझे पता चल गया कि जो उसके बिल का 90% था वो ये अमाउंट है 58.50 जो उसको अभी भी पे करनी है डिडक्ट करवाने के बाद भी। तो जो मेरे पास अब उसका ओरिजिनल बिल होगा, जब उसको मैं फाइंड करूंगा तो मेरे पास तरीका क्या होगा कि 90% ऑफ द ओरिजिनल बिल, जो आपका ओरिजिनल बिल था उसका 90% कितना है ये मुझे पता है, मुझे आंसर क्वेश्चन ने बता दिया कि वो $58.50 है जो 90% है। अब मैं इसको क्या करूँगा चेंज करने के लिए, इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तरीका ये है कि आप इसका पॉइंट ख़त्म कर लें, अगर वो नहीं भी करना तो आप सिंपली इसको लेके चलें। कैसे कि 1% ऑफ द ओरिजिनल बिल, जैसे अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया जो रेट का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा था, तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि 1% ऑफ द ओरिजिनल बिल $58.50 जो आपको बताया गया, इसके डिवाइड में ये 90 आ जाएगा। अब क्या मुझे इसका 1% चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो इसका 100% चाहिए। लिखा हुआ है ना हाउ मच इज़ द ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल कितना होता है मैं शुरू में बता चुका, वो 100% होता है। तो 100% ऑफ द ओरिजिनल बिल, यानी जो ओरिजिनल बिल उसको मिलना चाहिए था, जो उसको पे करना चाहिए था, वो कितना था, वो आएगा $58.50 डिवाइड बाय 90 की जो फ्रैक्शन है इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से। तो आप पहले तो सिंपली ये है कि मल्टीप्लिकेशन कटिंग क्या पॉइंट के अलावा आप सिंपल कटिंग जहाँ जहाँ हो सकती है कर लें। कैसे होगी कि 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या 5 का टेबल इस पे जा सकता है, चेक करें ज़रा। 9 1 ज़ार 9, यहाँ देखें 9 कितने ज़ार 58, मतलब 9 के करीब करीब क्या नंबर जाता है, 9 6 ज़ार 54 होता है, ठीक है।
ये पॉइंट एज इट इज़ लग गया। 54 में से ये 4 बचा, चला गया आगे कैरी, 45 बन गया, 9 कितने ज़ार, 5 ज़ार 45 होता है, और ये 0 एज इट इज़। आप चाहें तो यहाँ रफ में करके भी देख सकते हैं कि 58.50, अगर कुछ बच्चों को कटिंग में इशू आता है तो आप ये कर सकते हैं कि इस 58.50 को 9 से डिवाइड कर लें, ठीक है। अब आपको समझ आ जाएगी कैसे मैंने 9 से 6 ज़ार किया, पॉइंट ऊपर जाता है, तो आंसर यही आएगा। अब देखें कटिंग के बाद मुझे पास क्या बचा, 6.50 मल्टीप्लाइड 10, और ये सब कुछ किस में है, डॉलर्स में, तो यहाँ डॉलर का सिंबल भी ड्रॉ कर लें। अब 6.50 मल्टीप्लाई बाय 10, आपको अच्छे से पता है जब भी कोई चीज़ पॉइंट, जब इसको ख़त्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, $65। ये भी वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, चाहे तो आप यहाँ पे लिख के भी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपके पास आंसर जो है वो बड़ा सिंपली आ जाएगा $65। सो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी करनी है रफ में, ताकि आपकी वो जो कंसंट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ तो खाली जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई बंदे का बिल आया 100%, उसमें से उसने डिडक्शन करवा ली 10%, तो अब जो उसको बिल पे करना था उसकी हेल्प से हमने ओरिजिनल बिल फाइंड कर लिया कि अच्छा 65 उसका बिल था, उसने माइनस करवाया तो उसका 58.50 रह गया जो उसने पे किया है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि आपसे क्या पूछा गया। और क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द नंबर 2400 इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 30%। सॉरी, क्या कहा जा रहा है कि जो नंबर है 2400, इसको शुरू में हम इंक्रीज करें 30% से, द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज नेक्स्ट डिक्रीज बाय 20%। मतलब पहले आपने पहला जो काम किया वो उसको इंक्रीज किया 30%, फिर जो वैल्यू आपके पास आई नंबर को इंक्रीज करने से उसको आपने डिक्रीज किया 20% से। बताएं फाइनली वो नंबर क्या बनेगा, यानी शुरू में वो 2400 था, तो सबसे पहले तो देखते हैं ना कि जब हमने इंक्रीज किया, मतलब अभी जो वो नंबर है वो 100% है, बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ इंक्रीज की। 100% नंबर कितना है, 2400, ये शुरू में मुझे पता है। जब उसमें मैं 30% इंक्रीज कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैंने इसमें 30% इंक्रीज कर दिया, तो मेरी जो फाइनल परसेंटेज है वो क्या आ जाएगी, 130%। ठीक हो गया। अब 130 जब इसका मैं पहले फाइंड कर लूँ कि इसका 130 मतलब कैसे मैं निकालूंगा। सो 130 मल्टीप्लाई बाय 2400 वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो फर्स्ट वैल्यू आप लिख भी लें इसको, फर्स्ट वैल्यू जो शुरू में इंक्रीज करने से आएगी, फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 130%, और 130 किसका मल्टीप्लाई करना है उसको 2400, मतलब इसका 130%। जब भी परसेंटेज को नंबर में चेंज करना होता है डिवाइड बाय 100 करते हैं। कॉन्सेप्ट की वीडियो और कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। अब कटिंग हो सकती है बिल्कुल, ये 2 zeros इन 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास यहाँ बचा 130, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ज़रा यहाँ कर लें कि 130 मल्टीप्लाई बाय 24 क्या होता है, 4 zeros are 0, 4 3s are 12, 2 आया 1 कैरी, 4 1s are 4 और 1 5, मल्टीप्लाई का साइन, 2 zeros are 0, 2 3s are 6, 2 1s are 2। ऐड करें इसको, 0 का 0, 2 एज इट इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 और 6 11, 1 आया 1 कैरी, 2 और 1 3, तो 3120, यानी जब मैंने फर्स्ट जो मुझे नंबर दिया गया था 2400, जब उसमें 30% का इंक्रीज लाया तो ये मेरा आंसर आया फर्स्ट। अब सेकंड वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ना, लास्ट में जो फाइनल नंबर आना चाहिए मेरे पास, तो जो फाइनल नंबर है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो डिक्रीज करने से आएगा। मुझे बताएं, अब जब इंक्रीज कर चुका हूँ, मतलब लेट सपोज मेरे पास इतने रुपीज़ थे, समझने के लिए ठीक है, मेरे पास 2400 थे, मैंने उसमें 30% इंक्रीज करके आपको दे दिए, 3120 आपके पास हो गया, लेकिन आपने आप कुछ पैसे यहाँ से डिडक्ट करने और अगले बंदे को देने, तो अभी आपके पास जो अमाउंट है वो आपकी 100% है ना, मतलब आपको तो कुछ नहीं पता कि पहले क्या था क्या नहीं, आपको इतनी अमाउंट मिली है। जब इसमें से 20% डिडक्ट करूंगा तो मुझे बताएं 100% में से जब आप 20% रख लेंगे अपने पास तो फाइनल परसेंटेज क्या हो जाएगी 80%। तो वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा कि अब मुझे 80% फाइंड करना है, किसका 80% इस नंबर का जो अभी आपके पास है। तो इसको मल्टीप्लाई करें 3120 से, जब भी परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाय 100 कर लिया करते हैं। 3120 कटिंग हो सकती है बिल्कुल, एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आंसर बचा वो 8 मल्टीप्लाई 312 बचा। अब आप क्या करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ साइड पे कर लें कि 312 8 ज़ार क्या होता है, 8 2 ज़ार 16, 8 1 ज़ार 8, सॉरी 8 1 ज़ार 8 और वो कैरी जो 8 2 ज़ार 16, 6 आया 1 कैरी, 8 1 ज़ार 8 और 1 9, 8 3 ज़ार 24। तो दैट मीन जो आपके पास नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ जाएगा 2496 एंड दैट इज़ द आंसर। आपको समझ आ चुकी कि करना क्या था, कि शुरू में कुछ अमाउंट थी, पहले उसमें इंक्रीज़ किया, उसने नंबर कहा लेकिन समझने के लिए आप अमाउंट समझ लें कि शुरू में कुछ अमाउंट थी उसमें इंक्रीज़ किया पहले, फिर जब नेक्स्ट पर्सन के पास गई उसने कुछ पैसे खुद रख लिए डिडक्ट करके और फिर उसने नेक्स्ट पर्सन को दे दिए, तो ये वो लास्ट नंबर है जो किसी को मिलेगा 2496। सो ये क्वेश्चन है जिसमें आपने इंक्रीज़ भी देख लिया और डिक्रीज़ भी देख लिया, कॉन्सेप्ट आपको बताना ज़रूरी है फाइनल परसेंटेज वाला। लास्ट जो इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वहाँ मैं मूव कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इन 2011 अ ट्रेन कैरीड 8% मोर पैसेंजर्स देन इन 2010। 2011 में एक ट्रेन जो चलती आ रही है उसने 2010 से कितने परसेंट, 8% ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो कैरी किए। इन 2012 इट कैरीड 8% मोर पैसेंजर्स इन 2011, और अगले साल मजीद इंक्रीज आ गया 8% का। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर्स फ्रॉम 2010 टू 2012, कि 2010 से 12 तक कितने परसेंट इंक्रीज आया। कुछ लोग तो कहेंगे क्वेश्चन रीड किया तो बहुत सिंपल है कि सर 2010 से 11 में 8% आया था, 11 से 12 में 8% आया, तो 8 + 8 16 हो गया, बात खत्म। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब 2010 में अगर लेट सपोज ट्रेन में जो है वो जा रहे हैं 8000 पीपल, ठीक है, 8000 तो खैर नहीं, 800 कर लेते हैं, 800 पीपल ट्रैवल करते हैं 2010 में। मैं ये कहता हूँ 2011 में जो न्यू ट्रेन आपने लॉन्च की उसमें आपने उस अमाउंट का यानी 800 बंदों का 8% निकाल के इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2011 में 800 जो पहले के थे उसमें 8% आपने इंक्रीज़ किया, वो आ गया। तो अब जब 2012 में जो इंक्रीज करेंगे आप 8%, तो वो किसके बेस पे होगा, वो 2011 की बेस पे होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट ये बात नहीं कह सकते। अभी आप जब आंसर चेक करेंगे तो आपका डिफरेंस आएगा 16 पॉइंट समथिंग ही आएगा, लेकिन आपने मैथमेटिक्स यही कहती है कि आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए। मतलब वो नहीं कि जस्ट आपने कह दिया ठीक है 16%, नहीं, आपको आंसर निकालना है कि एग्जैक्ट तरीका क्या होगा इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि आपको ये नहीं पता कि पैसेंजर कितने मूव कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिखें ना कि लेट दी पैसेंजर्स, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो पैसेंजर्स आपको पता ही नहीं कि 2010 में पैसेंजर्स, जैसे मैंने कहा था 800 कुछ भी आपको पता ही नहीं है। जब भी मैथमेटिक्स में कोई चीज़ ना पता हो तो हम क्या करते हैं, लेट कर लिया करते हैं। तो लेट दी नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 2010 इज इक्वल टू एक्स। हम कहते हैं कि जो पैसेंजर हमें नहीं पता उन्हें हम लेट कर लेते हैं एक्स वेरिएबल। ये हम इजीली कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, हम बहुत दफ़ा ये काम करते हैं, आपने पहले भी इसको करते हुए किया है और देखा है इसको। अब हमें पता है कि x मतलब 2010 में x पैसेंजर थे, तो 2011 में क्या हो जाएगा, मतलब 2010 में, अब कुछ बातें यहाँ समझें। 2010 के अंदर जो मतलब पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं वो 100% है, ठीक है, ओवरऑल उस ट्रेन में इतनी कैपेसिटी है। आप इसमें 8% इंक्रीज कर रहे हैं, और कब कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर यानी 2011 में जाके। तो मुझे बताएं फाइनल परसेंटेज क्या आएगी इसकी, जब इसको ऐड करेंगे तो फाइनल परसेंटेज विल बी इक्वल टू 108%। तो अब आपने जब इसकी परसेंटेज निकाल ली है फाइनल परसेंटेज, तो तरीका क्या होता है, आपको अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर 2011। सो आप लिखेंगे इन 2011 पैसेंजर्स इक्वल टू, मतलब आपको जो पैसेंजर्स अब आपके 2011 में होंगे वो 108% होंगे, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपकी, जो पता नहीं था जिसको आपने एक्स लेट किया है उसको मल्टीप्लाई कर लें एक्स से। मल्टीप्लाई और एक्स में आपको वो डिफरेंस याद रखना है कि मल्टीप्लाई कुछ और है और मैथमेटिक्स का एक्स लिखा जाता है किसी और तरह से। अब जब परसेंटेज को चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स ही रहेगा। कटिंग हो सकती है बिल्कुल, 2 के टेबल से कटिंग कर लें, 2 50s और यहाँ पे आपके पास 2 5s 10, 2 4s 8, अगेन कटिंग हो सकती है बिल्कुल। तो आप 54 और 50 की अगेन कटिंग करें, 2 25s और 2 2s 4, 1 कैरी गया, 2 7s 14, 27/25। अब इसकी आप डिवीजन कर लें क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, मतलब बचा ये है आपके पास कटिंग करने के बाद कि 27/25 और ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप 27 को 25 से कटिंग करेंगे, ये इसलिए कि आपके पास आंसर सही फॉर्म में आ जाएगा। 21 1s 21, 25 मतलब 25 और ये कैंसिल किया, 2 आएगा, पॉइंट लगेगा 0। अगेन टेबल नहीं जाता तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे 0 एक और लगाना है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी क्लास से आप पढ़ते आएगा। जब कटिंग ना हो रही हो, डिवीजन ना हो रही तो आप ऐसे करते हैं। अब 25 8s 200 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज 25 4s 100 तो 25 8s 200। तो इसको डिवीजन करने से आपका जो आंसर आया वो आया 1.08, और ये क्या हो रहा था, एक्स के साथ मल्टीप्लाई। जब भी कोई नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो, याद है ना अलजबरा, उसमें क्या पढ़ा था आपने कि 1.08 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 1.08x हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें आपको ये याद रखनी है। अब आपके पास ये पैसेंजर कब हैं, 2011 के अंदर। अब ये याद रखना है आपको, मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे। इन 2011 आपके पैसेंजर्स हैं 1.08 और साथ में x। अब मैं सब कुछ रेस कर रहा हूँ क्योंकि यही मुझे अब किसकी बात करनी है, अब बात करनी है 2012 की। तो इस सबको आप रेस कर लें। अब आपके पास ये चीज़ भी रेस कर लें। अब आपके पास क्या है कि 2011 में आपके जो पैसेंजर्स हैं वो हैं 100% उस ट्रेन की कैपेसिटी के मुताबिक।
आपने 2011 में उसकी कैपेसिटी में मजीद इंक्रीज़ किया 8%, तो अगेन जो फाइनल परसेंटेज आया, और ये कब हो रहा है 8% इंक्रीज़, ये 8% इंक्रीज़ हो रहा है 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट ईयर, अगले साल चले गए हम। तो अब जो फाइनल परसेंटेज आएगी वो कितनी आ जाएगी 108%। लेकिन अब ये इंक्रीज़ किस में आएगा 2011 वाली अमाउंट के अंदर, 10 की बात ख़त्म हो गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो जो आपको मैं कह रहा था शुरू में कि आपको उसको जस्ट 8 + 8 16 नहीं कर देना, बल्कि बात को समझना है। तो अब आप लिखेंगे इन 2012 नंबर ऑफ पैसेंजर्स, या सिंपली पैसेंजर भी लिख सकते हैं आप आसानी के लिए, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होंगे पैसेंजर्स आपके? अब कितना इंक्रीज आया 108%, और किसके अकॉर्डिंग आया? इस अमाउंट के। अब 2011 में आप ऑलरेडी आपकी अमाउंट चेंज हो चुकी है, मतलब 2010 में जितने पैसेंजर्स थे वो थे x, अब कितने हो गए 1.0x, 1.08x। परसेंटेज चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है, बिल्कुल, मल्टीप्लाई 1.08 और साथ में x लिखा हुआ है जो उसको आप लिखा रहने दें। अब इसी कटिंग दोबारा करेंगे। अभी आपने प्रीवियस पार्ट में पूरा 108 100 के डिवाइड कर लिया था, 27/25 आता था, आपने डिवाइड किया 1.08। अभी आप दोबारा चेक कर लें वीडियो को प्रीवियस जाके, एग्जैक्ट यही नंबर था। तो मैं इसको दोबारा वो पूरी कटिंग करने के बजाय मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि 108 जब 100 से डिवाइड होता है तो 1.08 आता है, और 1.08 जब मल्टीप्लाई होगा आगे लिखे हुए 1.08x से, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करें आप 1.08 और 1.08 की, आपके पास जो नंबर आएगा वो 1.164 आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे करके मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन चलें आपके लिए समझ आ जाएगी आपको। अक्सर मैं क्या करता हूँ कि एक मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप पे छोड़ता हूँ कि वीडियो की लेंथी ना हो और आप खुद से कुछ काम कर सकें तो आपको देखने में ईजी हो। लेकिन चलें ये मल्टीप्लिकेशन ऐसी है, मैं करवा देता हूँ। 8 8s are 64, 4 आएगा, 6 कैरी, 8 0s are 0, 6 एज इट इज़, और 8 1s are 8। अभी मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा। मल्टीप्लाई 0 8s are 0, 0 0s are 0, 0 1s are 0, डबल क्रॉस लग जाएगा। 1 8s are 8, 1 0s are 0, 1 1s are 1। अब इस सबको ऐड करना है, ऐड करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, सो मैं यहाँ लिखने के बजाय मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और 6 और 0 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। 8 और 8 कितना होता है 16, 6 आएगा, 1 कैरी, ये 1 0 0 में ऐड हुआ तो ऑब्वियसली ये 1 नहीं रहेगा, और यहाँ पे ये वाला 1। तो अब मुझे बताएं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, यहाँ पॉइंट के बाद 2, तो 2 + 2 कितना होता है 4। दैट मीन्स मुझे यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4, इससे पहले यहाँ पॉइंट लगाना है। तो एक और बात यहाँ से आपने सीखी, मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या सीखा आपने? कभी लिखा हो 2.35 मल्टीप्लाई 4.97। अब आपका तरीका पता है शॉर्टकट क्या है? आप 235 को 497 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉइंट को इग्नोर करके। मतलब एक तरह ये तरीका शॉर्टकट क्या है कि आप इस नंबर को पॉइंट के बगैर मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए ना, अब उसके बाद आप देखें यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, यहाँ 2 नंबर, तो जो भी आंसर आपका आता है, मैं आप लेट कर रहा हूँ, कुछ मुझे पता नहीं क्या नंबर आएगा, लेट सपोज कुछ ऐसा नंबर आ जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 थे, यहाँ पॉइंट के बाद 2, तो 1 2 3 4 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर ठीक हुआ करेगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका आपको सिखा दिया और पूरी मल्टीप्लिकेशन दिखा भी दी कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। अब जो आपका आंसर आया उसको आप लिख लें। दैट मीन्स अब आपका आंसर क्या आया 1.1664 और साथ में क्या आ जाएगा x, और यही आपका आंसर भी था। अब यहाँ पे x क्या है? x वो वेरिएबल है जो आपको पता ही नहीं है कि 2010 में पैसेंजर्स क्या थे। अब अगर हमें खाली x की वैल्यू पता हो कि 2010 में उसमें 800 थे, 900 थे, 1000 थे, वो हम यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे 1 मिनट में, मतलब जस्ट ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि अगर आपके पास ये चीज़ जब बन जाती है, अब आपका काम इजी हो गया। क्या किया आपने? जस्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन की, मतलब x की वैल्यू पता होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जो पैसेंजर्स है 2012 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये वो मेथड है कि आप परसेंटेज कैसे इंक्रीज करती है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आगे कुछ क्वेश्चन साइज के हैं लेकिन वो इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर रहा बिकॉज आप अभी यहाँ तक कर लें। इनको कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कुछ चीज़ें यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन देख लें, परसेंटेज की चेंज देख लें, कैसे परसेंटेज कन्वर्ट होती है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इस सब के लिए वो सबसे पहले जो स्टार्ट का कॉन्सेप्ट है रेट का, रेशो का, वो काफ़ी डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। उसको अगेन अगेन देखें ताकि उसमें कोई ऐसा जो चीज़ है आपको वो समझ आ जाए। स्टिल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है इसको इन क्वेश्चंस के अंदर, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं उसकी कोई अलग से वीडियो बना दूं या कुछ भी, ताकि आपको वो बात समझ आ जाए। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट वाकई ऐसा है जिसमें आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेके चलना है और आप एक ही साथ रेट, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज रिवर्स,
सब कुछ एक साथ कर रहे हैं और साथ ही वर्ड प्रॉब्लम भी है, तो पहले उसको समझना, फिर उस पर अप्लाई करना, फिर वो कैलकुलेशन सारी मैथ्स की, इट इज़ वेरी मच काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग भी है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं उसको। सो ज़रूर इसको आप जो है थोड़ा गो थ्रू करें। उधर दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।